पिछली कड़ी में हमने मॉरिन और डेल की कहानी का जिक्र किया है, जो कि इस बर्थ में 50 वर्ष की आयु में एक दूसरे से मिले और पूर्व जन्म में वो समांथा और रिक के रूप में, एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में एक बहुत छोटा जीवन, सिर्फ 18-19 वर्ष का एक बहुत छोटा जीवन गुजार चुके हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों रिक और सैम नेक्स्ट बर्थ में जब वो मॉरिन और डेल के रूप में मिले तो उन्हें इतना लंबा वक्त लग गया, लगभग 50 साल का लंबा वक्त, एक दूसरे को पहचानने में, एक दूसरे से मिलने में। हमने देखा कि मॉरिन जब समांथा के रूप में थी तो उसकी मृत्यु तो महासागर में डूबने से हुई, लेकिन डेल जो कि रिक के रूप में था, उसकी मृत्यु महासागर में डूबने से भी पहले, जब कार हवा में ही थी, जब वो पहाड़ी से गिर रही थी, हवा में ही थी, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक आत्मा ने जो उसकी मृत्यु होनी थी उससे पहले ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मन जानता है कि उसके शरीर की जो आने वाली तबाही है उससे सुरक्षित बचना उसके लिए बिल्कुल संभव नहीं है, यानी उसकी मृत्यु निश्चित है। तब आत्माएं जो उनकी वास्तविक मृत्यु होती है उससे कुछ क्षण पूर्व, सिर्फ कुछ क्षण पूर्व अपना शरीर छोड़ देती हैं। इस तरह से अब आत्मा अपनी ज़्यादा ऊर्जा को सुरक्षित बचा लेती है। क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है ना, एक पुरानी वीडियो में हमने इस चीज़ का जिक्र किया था, जिसमें एक व्यक्ति ने ये बात कही थी कि वो युद्ध में था, तो युद्ध में बहुत शत विशत होकर, मतलब शायद उसे बहुत चोटें लगी, बहुत विस्फोट हुआ, गोली लगी, मतलब बहुत शत विशत अवस्था में उसकी जो शरीर था, आत्मा ने उसको छोड़ा। तो उसकी ऊर्जा बहुत टूटी फूटी थी। तो उसका जो मार्गदर्शक था, जो कि एक नई आत्मा थी, मतलब वो मार्गदर्शक भी शायद पहली बार ही मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा था, इसलिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उसकी जो शत विशत ऊर्जा है उसको एक बार फिर से जोड़ने में। और एक बार पहले भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि जो इस तरह की आत्माएं होती हैं, जो मतलब बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ जिसमें शरीर बिल्कुल तबाह हो गया, इस तरीके से कुछ ऊर्जा बाहर निकली है, आत्मा शरीर से बाहर निकली है, तो उनकी ऊर्जा शत विशत होती है। उसको उनके जो मार्गदर्शक हैं, या तो वो इसी जब लेने आते हैं उसी वक्त उसकी ऊर्जा की रिपेयर करते हैं, या जब वो सोल वर्ल्ड में जाती है उस वक्त उसकी ऊर्जा को, जैसे घड़ा होता है ना, घड़ा टूट जाता है तो कुम्हार क्या करेगा, फिर से, मतलब नया घड़ा नहीं बना रहा है, लेकिन उसी घड़े को जोड़ रहा है, फिर से मिट्टी लगा के उसको फिर से एक बार उसकी लिपापोती करके उसको ठीक कर रहा है, उसको नया बना रहा है, जोड़ रहा है। एक्चुअली वो टूटे हुए घड़े को जोड़ रहा है। इसी तरीके से जो आत्मा है जब बॉडी से बाहर निकलती है वो शत विशक्त अवस्था में है, तो उस जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हमारे मार्गदर्शक हील करते हैं, उसे जोड़ते हैं। यहाँ पर भी क्योंकि पहले के 2 केस जो मैंने आपको पिछली पुरानी वीडियोस में बताए होंगे, तो उनका मैं हवाला इसलिए दे रही हूँ ताकि हम इस बात को समझ पाएँ कि इस तरह की भी स्थिति होती है। क्योंकि मेरे को पता है अब आप नीचे ये सवाल करेंगे कि आत्मा तो अजर है, अमर है, ये आप क्या कह रहे हो, आत्मा कोई टूटती फूटती है, आपने ऐसा कहना है, नीचे कमेंट इस तरह के आने हैं। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर न्यूटन कहना चाह रहे हैं वो ये नहीं कहना चाह रहे आत्मा को चोट नहीं पहुँची है, आत्मा के टुकड़े नहीं हुए हैं, लेकिन जो उसकी ऊर्जा है, या आप कहिए उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो शत विशत हो गया है, उसको जोड़ने की कोशिश है। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्टली डॉक्टर न्यूटन के शब्द बता देती हूँ, बिना उनमें कोई भी हेर फेर करे। डेल के सत्र में हमें मालूम हुआ कि वो रिक था और उसकी यादें मॉरिन की उन यादों की पुष्टि करती थी। यानी जो सेशन हुआ वो डेल का भी हुआ और दोनों की यादें एक सी थी। तो इसी से पता चलता है कि वो रिक ही है। मॉरिन के जीवन में जो आज डेल के रूप में आया है वो रिक ही है। आगे उन्होंने कहा, जबकि समांथा साफ तौर पर टक्कर होने के कुछ सेकंड्स बाद तक जीवित रही थी और महासागर से बाहर आ गई थी। रिक की आत्मा उसी क्षण मुक्त हो चुकी थी जब कार हवा में थी। जब मैंने इस कहानी को डलास की एक श्रोता को सुनाया तब उस स्त्री ने जोर से कहा, क्या यह एक व्यक्ति की भ्रांति नहीं?
ये डॉक्टर न्यूटन बता रहे हैं, मैं बिना शब्दों में हेर फेर के आपको बता रही हूँ। आगे न्यूटन कहते हैं, मैंने उसे बताया कि जब मन जानता है कि उसके शरीर की आने वाली तबाही के बाद सुरक्षित बचने की कोई उम्मीद नहीं, तब आत्माएं वास्तविक मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व शरीर छोड़ देती हैं। इस तरह से आत्मा अपनी ज़्यादा ऊर्जा को सुरक्षित रखे बाहर आ जाती है। अब जो ये चीज़ बताई जा रही है कि कई बार जब बहुत गहरी किसी को चोट लगने वाली होती है तो आत्मा कुछ क्षण पहले भी अपने शरीर को, वो उस चोट को, उस दर्द को से बचना चाहती है। वो जानती है मृत्यु तो निश्चित है और उस दर्द से बचना चाहती है, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित बाहर निकाल लेना चाहती है। तब वो कुछ क्षण पूर्व ही अपना शरीर छोड़ देती है, लेकिन ये कुछ सेकंड्स पूर्व की कहानी होती है, ये कोई बहुत पहले शरीर नहीं छोड़ देती। अब आगे भी मॉरिन और डेल का जब ये सत्र तो खैर पूरा हो गया, उसके बाद भी कई एक्सपीरियंस थे डॉक्टर न्यूटन के, जो उन्होंने जो सोलमेट्स हैं उनके साथ काम किया था, उनके इस तरह के बहुत सारे अनुभव थे। तो मॉरिन आगे बताती है, मतलब ये तो उसको एक सपना आता था मॉरिन को, जिसमें वो अपने आप को बस वो डूब रही है और वो मर रही है, इस तरह का सपना देखती थी तो उसकी आँख खुल जाती थी। तो मॉरिन बताती है कि सैन फ्रांसिस्को के जो राजमार्ग है, दक्षिण का राजमार्ग है, वहाँ से नीचे की ओर कार ड्राइव कर रही थी। तब जो समुद्र के किनारे सड़क है, समुद्रीय सड़क है, उसका एक विशेष भाग है, वहाँ से जब वो क्रॉस कर रही थी तो वो बहुत तनावपूर्ण, बहुत व्याकुल अपने आप को अनुभव कर रही थी। अब ये कौन सा स्थान रहा होगा? जिस स्थान से क्रॉस करते हुए बहुत ज़्यादा बेचैनी अनुभव हो रही है मॉरिन को, बेवजह हो रही है, वो कौन सा स्थान है? वो स्थान वही स्थान है जहाँ पर मॉरिन ने, जब वो समांथा के रूप में थी तब अपने प्राण त्यागे थे, वही स्थान जहाँ पर समुद्र के में डूबकर उसकी मृत्यु हुई थी। तो इसी स्थान से जब वो ज़्यादा वो क्रॉस नहीं करा उसने इस स्थान से, लेकिन जब वो उसने बताया अपना एक्सपीरियंस कि जब मैं इस सड़क से क्रॉस कर रही थी तो मेरा मन बेवजह व्याकुल था, बेवजह परेशान था। अच्छा, अब हम डेल के एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं। डेल जो कि पूर्व बर्थ में रिक था, समांथा का प्रेमी, और इस बर्थ में भी वो मॉरिन के साथ प्रेमी के रूप में ही है, तो वो भी अपना ऐसा ही एक्सपीरियंस बताता है। वो भी बताता है कि जब वो सैन फ्रांसिस्को के आसपास ड्राइविंग करता था तो पता नहीं क्यों वो अपने आप को बहुत असहज सा महसूस करता था कि उसकी मृत्यु डूबने से तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर एक उसके साथ दुखद हादसा तो हुआ है ना पूर्व जन्म में। तो वो कहता है, मैं बहुत असहज अनुभव करता था कि मैं यहाँ ड्राइविंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो इस वजह से मैंने सैन फ्रांसिस्को छोड़ने का फ़ैसला लिया। अब ये बात उसने पहले नहीं बताई थी, ये बात उसने बाद में बताई जब वो इस एक्सपीरियंस से गुजरी। अब देखिए, इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने हादसे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो सब लोग जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं इस तरह के हादसों में उन्हें अपने पास्ट बर्थ याद रहते हैं या वो इसी तरह के अनुभवों से गुजरते हैं। अधिकतर लोग तो भूल ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच का कुछ वक्त हम आत्मालोक में गुजारते हैं, इसमें एक तरह से हमारी जो सोल है ना, वो एकदम नई हो जाती है। नई हो जाती मीन्स ये नहीं कि वो उसके संस्कार खत्म हो गए हैं, फिर भी वो एक सुंदर अनुभव से गुजरती है और जो पिछले बर्थ की यादें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अधिकतर मामलों में तो ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ एक मामलों में, अब जैसे यहाँ पे मॉरिन का केस है या डेल का केस है, तो कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जिसमें जो कुछ व्यक्ति होते हैं मॉरिन जैसे, वो एक जीवन में जो उनके शारीरिक और मानसिक आघात उनको लगे हैं, उनको वो अगले बर्थ में भी लेकर जाते हैं। यहाँ पर एक और ख़ास बात है, अगर वो हादसा, अब जैसे एक तो ये देखिए कि उनका अंतिम हादसा है ना, उनके जीवन का बिल्कुल अंतिम हादसा है, ये भी वजह है, मेन वजह तो यही है। और जो कुछ विशेष कर्म होते हैं, कर्म संबंधी शिक्षा छुपी हुई होती है ना जिन हादसों के अंदर, कर्म संबंधी शिक्षा जो लाइफ लेसन आप सीखने आए हैं वो छुपे हुए होते हैं ना, वो अगले जीवन में भी बने रहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। क्यों बने रहते हैं? अगर आपने लाइफ लेसन नहीं सीखा, मान लीजिए कोई हादसा आपके जीवन में हुआ और आपकी मृत्यु हो गई, वो दर्दनाक हादसा है, आपको याद रहा, वो नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उसकी यादें हो सकती हैं। और अगर
वो जो हादसा आपकी लाइफ में हुआ है, वो आपको जो लाइफ लेसन सिखाने आया था, अगर आपने वो सीख लिया है तो भी वो चीज़ आपके साथ नेक्स्ट बर्थ में जाएगी, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव तरीके से जाएगी और आपको परेशान नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो उस घटना से आपने सीखना था वो तो आपने सीख लिया है। तो अब वो आपके नेक्स्ट बर्थ में अगर याद के रूप में या एक मतलब कुछ भी उसके सिम्टम रहेंगे तो वो दर्द नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि लाइफ लेसन सीख लिया है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई घटना घटी जो सिखाने आई है, वो आपने नहीं सीखा, तो नेक्स्ट बर्थ में ना सिर्फ वो कैरी फॉरवर्ड होगी, बल्कि वो, क्योंकि लाइफ लेसन बकाया रह गया ना, लाइफ लेसन तो सीखा ही नहीं, तो वो घटना थोड़ी व्याकुल कर सकती है, दर्द दे सकती है। क्यों? क्योंकि अभी वो लाइफ लेसन सीखना बाकी है। तो परिस्थितियां फिर से क्रिएट होंगी जिसमें आप अपने उस लाइफ लेसन को फिर से सीखेंगे। अब हम आ जाते हैं इस पॉइंट पर कि क्यों मॉरिन और डेल यानी समांथा और रिक, इनके जीवन में ये घटना घटी और उसके बाद ये 50 साल अलग भी रहे एक दूसरे से। तो क्यों? तो जैसे आप देखते हैं ना कि बच्चों का भी नेचर अलग अलग होता है ना, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। किसी को डांस का शौक है, कोई बहुत शांति प्रिय है, कोई बहुत शोर मचाता है, कोई बहुत खतरों से डर ही नहीं लगता उसे, किसी बच्चे को जरा सा अंधेरा हो तो शाम हो तो घर में छुप के बैठ जाता है, कोई बच्चा रात के 12 भी बजे हैं बिल्कुल घनघोर अंधेरा है उसमें भी बाहर निकल जाता है। हर बच्चा अलग है ना, इसी तरीके से हर आत्मा भी अलग है। अब क्यों समांथा और रिक, मॉरिन और डेल आपस में नहीं मिले 50 वर्षों तक? तो इसे समझने के लिए वो डेल और मॉरिन का जो आत्मालोक का सफ़र है उस तक ले जाते हैं कि डेल और मॉरिन का जो संबंध है वो जिस आत्मिक समूह से था, वहाँ पे लगभग 12 आत्माओं का एक ग्रुप है। और वो जो वैसे तो सभी 12 की 12 आत्माएं ही संघर्ष प्रिय हैं, खतरों की खिलाड़ी हैं। मतलब पूरे ग्रुप का ही नेचर ज़्यादातर ऐसा ही है कि कोई कम कोई ज़्यादा खतरों से डरने वाले नहीं हैं। वो आत्माएं इस तरह की हैं, कोई कम खतरे मोल ले लेती है, कोई ज़्यादा खतरे मोल ले लेती है, पर खतरों से डरती नहीं है। और उनका जो मार्गदर्शक है वो उन्हें उनके जो समीपवर्ती समूह था, जो आत्मिक ग्रुप के करीब उनका एक आत्मिक ग्रुप था, जो उनका भी रोल रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ हमारे आत्मिक ग्रुप नहीं, दूर से रोल रहता है, लेकिन जो हमारे आसपास के आत्मिक ग्रुप की सोल्स हैं वो भी इफेक्ट डालती हैं हमारी लाइफ पर। तो वो उनका जो मार्गदर्शक है वो उन्हें उनके आत्मिक ग्रुप के करीब के आत्मिक ग्रुप के पास लेकर गया। तो उनको दिखाया कि देखिए किस तरीके से शांति से ये लोग रह रहे हैं, सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि ये शायद जो मॉरिन और डेल है ना, ये कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव आत्माएं हैं, ये कुछ ज़्यादा ही खतरों को मोल ले लेना, भिड़ जाना कहीं पर भी, इस तरह का इनका नेचर है एज ए सोल। तो उनका मार्गदर्शक उनको थोड़ा शांत करना चाहता है, उनको थोड़ा दिखाना चाहता था। जैसे हम दिखाते हैं ना अपने बच्चे, हमारा बच्चा कोई बहुत शरारत करता है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं वो देख बच्चा देख कितना समझदार है, उसको एक बार समझाया वो बैठ गया, उसने दोबारा शरारत नहीं करी ना। हम एग्जाम्पल देते हैं ना अपने बच्चे को कि बेटा उसको देख, उससे सीख, वो कोई शरारत नहीं कर रहा। ऐसे ही उसके मार्गदर्शक भी मॉरिन और डेल को लेकर गए कि तुम्हें थोड़ा कम खतरों से खेलना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत बनो। उनको दूसरे आत्मिक ग्रुप के साथ ले गए कि वो देखो कितने शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? डेल और मॉरिन का जो एक्सपीरियंस था ये भी बहुत रोचक है। तो जब उन्होंने आत्मालोक में वो शांतिपूर्ण आत्माओं से उन्होंने मुलाकात करी तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत उबाऊ आत्मा है, मतलब ये तो बहुत उबाऊ ढंग है जीने का। कुछ उन्हें बहुत वो पसंद नहीं आया उन आत्माओं का बहुत शांतिपूर्ण, क्योंकि वो जो उनके साथ वाले आत्मिक ग्रुप की आत्माएं रही होंगी वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीती होंगी ना, अपने लाइफ लेसन शांतिपूर्ण तरीके से सीखती होंगी। डेल और रिक तो ऐसे नहीं थे। तो वो जब उनसे मिली तो उन्हें वो उबाऊ तरीका लगा जीवन जीने का, लाइफ लेसन सीखने का। तो अब जबकि रिक है, रिक यानी आज का डेल, अब उसकी कहानी भी सुन लीजिए। वो अपने वर्तमान आज की जो जीवन है उसमें वो सेना का रेंजर था और उसने वियतनाम में 3 बार यात्रा की थी और तीनों बार उसने बहुत खतरे उठाए थे, मतलब उसके जिंदा बच के आने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। और आगे कमाल की बात, डेल ने सेना छोड़ी क्यों? क्योंकि युद्ध खत्म हो गया,
युद्ध खत्म होने के बाद बहुत शांतिपूर्ण एक स्थिति बन गई। तो उसे लग रहा था कि मैं एक सैनिक हूँ, मैं एक रेंजर हूँ, क्या शांतिपूर्ण जीवन चल रहा है। उसने अपनी सेना की नौकरी ही छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसे शांतिपूर्ण तरीके से रहा ही नहीं जा रहा। 3 बार जब उसने युद्ध का सामना किया ना वियतनाम में, बहुत खतरों का सामना किया, फिर भी वो खुश था। खतरे मोल लेकर वो खुश था। और जब सेना में युद्ध खत्म हो गया, शांतिपूर्ण माहौल बन गया, तो वो खुश नहीं था। उसे आराम की ज़िंदगी नहीं चाहिए। ये था डेल। और कुछ ऐसी ही थी समांथा, यानी रिक और समांथा, और डेल और मॉरिन दोनों लगभग एक से ही थे। तो उनको ज़रूरत थी इस चीज़ की कि थोड़ा सा कम खतरों के साथ खेलो। खैर, आज के जीवन में भी कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं हुए, क्योंकि अब डेल था, डेल का नेचर तो वैसे ही था ना। 3 बार उसने युद्ध लड़े और फिर सेना भी छोड़ दी, क्यों शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रहा जा रहा। तो ये जो स्थितियाँ थीं, ये सारा जो उनका न्यूटन से उनका सेशंस हुए, उन्होंने अपने जन्मों को जाना, थोड़ा बहुत समझा। उसके बाद जब जैसे अब फिर उन्होंने मृत्यु के बाद की दुनिया को पहचानना, जानना, किस तरीके से हम लाइफ लेसन सीखते हैं, इन सब चीज़ों को जानना समझना शुरू किया। अध्यात्म की तरफ उनका रुझाव बना। अच्छा, ये जो मृत्यु के बाद की दुनिया को जानने की इतनी बेचैनी थी ना डेल और मॉरिन के अंदर, ये भी कहीं ना कहीं पास्ट बर्थ से आई होगी। ये भी यूं ही नहीं थी, सब में नहीं होती। आप मोस्टली लोगों को देखेंगे तो वो क्या करते हैं, वो तो बात भी नहीं करना चाहते ना मृत्यु की। वो तो कहते हैं जिक्र ही मत करो, चुप रहो, मृत्यु के बारे में, मृत्यु का नाम ही मत लो। मृत्यु के बाद तो छोड़ दिए, मृत्यु का जिक्र पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ शायद जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर था मॉरिन का और रिक का, और जिसकी वजह से ही वो मृत्यु को उन्होंने इतनी छोटी आयु में मृत्यु को प्राप्त किया, तो ये वो जो एक्सपीरियंस था, ये इस बर्थ में उनको मृत्यु के बाद की दुनिया की जानकारी की तरफ खींच रहा था। अब मैं समझती हूँ कि ज़रूर इस तरीके से वो मृत्यु के बाद की दुनिया से रूबरू होंगे। और ये जो एक बहुत, जैसे डेल का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो ये चीज़ ख़त्म होगी। थोड़ा वो एक न्यूट्रल स्टेट में आएंगे और चीज़ को शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल करना सीखेंगे। ये चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचैनी तो मॉरिन में भी थी ना, समांथा में भी थी, मॉरिन में भी थी। तो ये चीज़ ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ का जो लेसन सीखना है उसे सीखने के लिए इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट हुई। एक बर्थ में मृत्यु को प्राप्त हुए और फिर नेक्स्ट बर्थ में क्यों उनका रुझान था इतना मृत्यु के बाद की दुनिया को जानने का, किस तरीके से उनकी डॉक्टर न्यूटन से मुलाकात हुई, क्या परिस्थितियाँ बनी कि वो उनको उस तरफ खींच के लेके गई, फिर क्या उन्होंने सेशन में सीखा और वो कनेक्ट कर पाए आज की उनकी परिस्थितियों से, आज के उनके व्यवहार से, आज के उनके नेचर से। तो वो समझ पाए कि ये सारी परिस्थितियाँ क्यों क्रिएट हुई, कौन सा लाइफ लेसन है। तो इस सारे चक्र से गुजरने के बाद मैं समझती हूँ कि आज की तारीख में मॉरिन और डेल एक वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा व्याकुल, बहुत ज़्यादा खतरों से खेलने वाले व्यक्ति नहीं रहे। अब वो एक शांत तरीके से जीवन के लेसन समझ के आगे बढ़ने वाली, क्योंकि एक बीच की स्थिति बहुत ज़रूरी होती है ना। कोई भी चीज़ अति में अच्छी नहीं, तो बहुत ज़्यादा खतरों से भिड़ जाना भी तो अति में अच्छा नहीं। अब वो चीज़ उनमें आ चुकी है कि किस तरीके से स्मूथली अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से लेसन भी सीखने हैं और आगे भी बढ़ना है। खैर, अगली कड़ी में हम जो एक्सपीरियंस रहा मॉरिन का और डेल का आत्मालोक में, उसका जिक्र करेंगे, क्योंकि उसकी भी तो एक अपनी कहानी है ना। वहाँ से भी तो वो दोनों बहुत कुछ सीख कर लौटे हैं, समझ कर लौटे हैं। तो उनके मार्गदर्शक ने किस तरीके से उनके लिए ये लाइफ चुनी और क्या उनके अनुभव रहे आत्मालोक के, उसका जिक्र हम अगली कड़ी में करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक दिया गया है। अगर आप इसी तरह की जानकारी लेकिन थोड़ी सरल भाषा में जानने के इच्छुक हैं तो एक बार मेरे सेकंड चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिए। वहाँ पर तथ्यों के आधार पर, जो सत्य घटनाएं हैं उनके आधार पर वीडियोस बनाई जाती हैं, लेकिन उनकी भाषा बहुत सरल है। जो इस चैनल पर वीडियोस हैं वो समझने में थोड़ी मुश्किल हैं, सेकंड चैनल पर जो वीडियोस हैं वो समझने में बहुत आसान है। इसलिए अगर आप इसी तरह की जानकारी सरल भाषा में जानने के इच्छुक हैं तो एक बार मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में